सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी हमारी। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है कंसीडर द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीन चार्जेस जो हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एजेस पर रखे हुए हैं। तो हमें ईच चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। हमें ये बताना है कि प्रत्येक चार्ज पर, ईच चार्ज पर कितना दूसरे चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, ये जो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। सिर्फ इनका नेचर जो है वो अपोजिट है, ये सी एच पर रखे हुए चार्ज का। बाकी ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं। तो पॉजिटिव नेचर के हैं तो जो फोर्सेस लगेंगे, जैसा हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है बच्चों, पहले हम ए एच पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। जितना मैग्नीट्यूड इस फोर्स का निकल के आएगा उतना मैग्नीट्यूड इसका होगा। इसकी डायरेक्शन भी देखते हैं और इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे। तो देखिए, ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर के कारण ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी इस चार्ज पर, इस चार्ज के कारण उसकी डायरेक्शन होगी ये इसकी डायरेक्शन होगी। और इसको मैं नाम देता हूं बच्चों F12, क्योंकि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम बोलेंगे F12 वेक्टर। इसी तरह से पहले हम चूंकि इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले इसी पर फोकस करते हैं। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चार्ज पर, इस चार्ज के कारण लगने वाला, यानी Q1 चार्ज पर Q3 चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। यानी ये जो Q3 चार्ज है वो Q1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। और अब हम देख रहे हैं ये दोनों जो चार्जेस हैं इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, और मैं इसको नाम देता हूं बच्चों F13, यानी इसको हम बोलेंगे फोर्स F13। कैसे? Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q3 के कारण जो होगा वो F13 होगा। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। और अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, और इसको मैं नाम दूंगा F1। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 इस डायरेक्शन में आएगा। और हम देख रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F12 और F13 की डायरेक्शन से एंगल बना रहा है 120 डिग्री। इसी तरह से अब इस पर कैलकुलेट करते हैं Q2 चार्ज पर। तो Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसको हम बोलेंगे F21, यानी Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स F21। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको हम F1/22 से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। यानी जिस पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखते हैं, और जिसके कारण फोर्स लग रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये F21 की डायरेक्शन होगी। अब इसी तरह से बच्चों, जो Q2 चार्ज पर Q3 के कारण लगने वाला फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि Q3 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ये इसकी डायरेक्शन में आएगी, ये वाली, ये ऐसे। तो इसको हम बोलेंगे, ये F21 है तो ये होगा F23। और अब यहाँ पे इसी तरह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ये आएगा, और इसको हम बोलेंगे F2। और ये भी यहाँ से 120 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ये हो गया Q1 और Q2 चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अब हम देखते हैं Q3 चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो Q3 चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का है, क्योंकि माइनस Q चार्ज है। तो माइनस Q चार्ज
प्लस क्यू चार्ज से और इस प्लस क्यू चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट करने के कारण इसकी जो डायरेक्शन आएगी Q1 चार्ज के कारण, तो डायरेक्शन ये आएगी, और Q2 चार्ज के कारण लगने जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो इन फोर्सेस को भी हम नाम दे देते हैं। ये वाला जो फोर्स होगा वो होगा F31, क्योंकि Q3 पर Q1 के कारण फोर्स लग रहा है तो इसको हम F31 बोलेंगे। और ऐसे ही ये डायरेक्शन होगी F32 की, तो F31 और F32, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा, ये रिजल्टेंट होगा। और ये यहाँ से हम देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी F3 की। तो ये तो ही डायरेक्शंस की बात। अब हम इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो फोर्सेस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। F12 फोर्स और F13 फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है सभी चार्जेस, बट उनका जो नेचर है वो इस Q3 चार्ज का अपोजिट है, इन दोनों का सेम है। तो फोर्सेस जो होंगे मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शंस इनकी अलग अलग होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज acts along, ये किसके along एक्ट करेगा, BA के along। ये A है, ये B है, तो लाइन जो आएगी वो BA के along आएगी, तो इसे हम बोलेंगे BA वेक्टर, along BA वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं ये एक वेक्टर बनेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है और उसकी लाइन को हमें असाइन करना पड़ता है, लाइन को हमें देना पड़ता है कि फोर्स की डायरेक्शन बतानी होती है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो बी ए के अलोंग बनेगी, इसलिए हम इसको वेक्टर असाइन कर रहे हैं। तो बी ए वेक्टर एंड ड्यू टू Q3 एक्स अलोंग, अब ये किसके अलोंग एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा AC के अलोंग, तो इसको हम बोलते हैं अलोंग AC वेक्टर। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो आएगा F1, और ये F1 जो होगा ये BC लाइन के पैरेलल होगा, एंड देयर रिजल्टेंट F1, रिजल्टेंट जो आएगा वो F1 आएगा, विल एक्ट पैरेलल टू BC। तो अब इनका हम मैग्नीट्यूड एक बार देखते हैं। तो जो F1 होगा, मैग्नीट्यूड को हम हमेशा पैरेलल लाइंस में लिखते हैं, जो मॉड फॉर्म कहलाती है। F12 इज इक्वल टू F13, और ये होगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अच्छा, यहाँ लाइन असाइन नहीं करी है हमने, तो आप लाइन असाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इस जो साइड है उसको हम L नाम दे देते हैं। ये L है, ये L है, और ये भी L है। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि ये Q1 है, KQ1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हम पैरेललोग्राम लॉ लगाकर F1 का मैग्नीट्यूड दे सकते हैं कि F1 फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ लिखते हैं बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये F1 जो होगा बच्चों ये होगा अंडर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कॉस ऑफ
120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये देखिए, अब ये चूंकि दोनों वेक्टर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, तो यहाँ हम इसको F12 ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा F12 स्क्वायर प्लस के F12 स्क्वायर प्लस 2 F12 और इसकी वैल्यू होती है cos 120 डिग्री की -हाफ। ये हम ऑलरेडी पहले भी शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ मैं इसको बताऊंगा नहीं। ये 2 से 2 कट गया है और ये हो रहा है, ये F12 स्क्वायर ऐड होके हुए 2F12 स्क्वायर और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे F12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होके खाली F12 बचेगा, F12 स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आएगा F12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है F1, उसकी वैल्यू जो आई है वो F12 के ही बराबर आई है। यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, F1 जो रिजल्टेंट फोर्स आया है, F1 जो रिजल्टेंट फोर्स आया है, यहाँ लिखता हूँ मैं, नहीं चलिए यहीं लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। तो F1 जो रिजल्टेंट आया है, नहीं दूसरे पेन से लिखते हैं जिससे आपको क्लियरली विजिबल रहे। तो F1 की जो वैल्यू आई है, ये आई है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर न्यूटन। और डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, F1 की जो डायरेक्शन है वो BC के पैरेलल होगी, पैरेलल टू, यहाँ लिख देते हैं पैरेलल टू BC। वेक्टर कर लीजिए, वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर लिख देते हैं, चलिए BC वेक्टर, ठीक है। तो ये तो F1 की वैल्यू आई है। अब हमें इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी, क्योंकि वेक्टर में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, किसी एक वेक्टर से बतानी होती है। चाहे तो हम F12 से बता सकते हैं, चाहे F13 से बता सकते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना एंगल बना रहा है, ये हमें बताना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स के बीच का। ये जैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज कीजिए दो वेक्टर्स हैं हमारे, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, और ये इनका रिजल्टेंट है R वेक्टर। इसको रिजल्टेंट को R लिख देते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हैं, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, सपोज कीजिए ये अल्फा है, रिजल्टेंट जो है वो A वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो tan अल्फा से दी जाती है। तो ये जो फॉर्मूला आता है, ये आता है tan अल्फा इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट होगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये इसका रिजल्टेंट ये इसका एंगल देने का फॉर्मूला है। तो इसी पर बेस हम यहाँ से इसका जो एंगल है वो देंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ से अगर सपोज कीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है, माना हमने माना कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। F12 के डायरेक्शन ले लेते हैं हम, F12 के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये कितना होगा, ये देखिए डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन देंगे tan थीटा से, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, F13 का कंपोनेंट लेंगे, F13 साइन ऑफ 120 डिग्री अपॉन F12, और F12 की डायरेक्शन में F13 का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा F13 कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। F13 कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2 अपॉन F12 सेम है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और प्लस F13 भी सेम है
के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और कॉस 120 की वैल्यू जो आती है बच्चों वो आती है माइनस हाफ, माइनस के हाफ। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू √3/2 अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा √3/2 और नीचे 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा, तो अपॉन में हाफ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, टेन थीटा में √3, यानी ये इसको अगर अपन एंगल देंगे तो ये 10 में वैल्यू नहीं होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3 एंगल बनाएगा, ये इसका एंगल होगा। तो अब हम पॉइंट बी पर इसको कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट बी पर जो फोर्स आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। देखिए पॉइंट बी पर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पॉइंट ए पर रखे चार्ज के लिए कैलकुलेट किया है वही सेम चीज़ें पॉइंट बी पर रखे चार्ज के कारण वैलिड होंगी, बस इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। देखिए पॉइंट बी पर सेम चीज़ें होंगी, यानी जो फोर्स की वैल्यूज़ आएगी F21 और F23, इनकी वैल्यू सेम होंगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F2 जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, एंड F2 वेक्टर इज पैरेलल टू AC वेक्टर। तो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट C के लिए यानी एज C पर रखे चार्ज के लिए फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि फोर्सेस की जो वैल्यू है, सॉरी चार्जेस की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर हमें डायरेक्शन निकालनी होगी। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं एट पॉइंट C, चलिए इसे लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, चलिए एट पॉइंट C के कारण पॉइंट C पर रखे चार्जेस के कारण निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर F31 फोर्स है और एक F32 फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन पहले तो F3 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ F3। तो F3 जो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा अंडर रूट ऑफ F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ F31 F32 कॉस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर जब हमने Q1 ये F1 को कैलकुलेट किया था तब यहाँ पे एंगल आया था 120 डिग्री, पर अब यहाँ पर एंगल हम 60 डिग्री लेंगे, कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो वही वैल्यू है, सेम है भाई। यहाँ F31 स्क्वायर, इसको भी हम F31 लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो F31 स्क्वायर प्लस 2F31 और cos 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है cos 60 sin, हाँ cos 60 जो होता है वो sin 30 के बराबर होता है, sin 30 हाफ होता है, ठीक है। तो ये देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ये कितना हो रहा है, ये F31 स्क्वायर, ये F31 स्क्वायर और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, F31 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो तीनों एड ऑन हो जाएंगे और एड ऑन होके इनकी वैल्यू आएगी 3 ऑफ F31 स्क्वायर। तो F31 स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, ये खाली रह जाएगा रूट ऑफ 3 F31 और रूट 3
F31 की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं वो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर लिख सकते हैं। ये F3 की वैल्यू है, ये फाइनल ये वैल्यू है F31 की। तो यहां हमने देखा, देखिए आप F1 की जो वैल्यू आई थी, F1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सेम F2 की जो वैल्यू आई थी वो भी आई थी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, लेकिन F3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये तीनों फोर्सेस की वैल्यू हो गई हैं, इनके मैग्नीट्यूड हो गए हैं, और F3 की डायरेक्शन भी दे देते हैं। मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी ये देखिए ACB जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर होगा, यानी हम इसे कह सकते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन देना चाहें F3 की, इट विल एक्ट, जो F3 है इट विल एक्ट, सॉरी F3 विल एक्ट परपेंडिकुलर टू लाइन AB, परपेंडिकुलर टू AB, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल एक्ट यहां लिख लेते हैं, यहां से शायद विजिबल नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम F3 विल एक्ट परपेंडिकुलर टू AB और it will act along angle bisector of angle ACB। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये इसकी डायरेक्शन होगी।